नेपाल में ना एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल भूचाल आया हुआ है। देश में कुछ ऐसे साहसिक, ऐसे बड़े कदम उठाए गए हैं जो दशकों से चली आ रही व्यवस्था को, जिसे कहते हैं ना, जड़ से हिला रहे हैं। आज हम इन्हीं बड़े बदलावों की पड़ताल करेंगे। सबसे पहली और शायद सबसे चौंकाने वाली खबर, सरकार ने सदियों से चले आ रहे एक ऐतिहासिक अन्याय के लिए एक ऐसा कदम उठाया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। और ये तो बस शुरुआत थी। दूसरी बड़ी लहर आई है एजुकेशन के क्षेत्र में। यहाँ पूरे के पूरे सिस्टम को बदलने की एक क्रांतिकारी पहल की गई है। और फिर आती है तीसरी और शायद अब तक की सबसे ड्रामेटिक घटना। देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस एक खबर ने पूरे राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। तो सवाल यही उठता है कि नेपाल में ये आखिर हो क्या रहा है। ये जो तीन बड़ी बड़ी घटनाएं हैं, जो सुनने में तो एकदम अलग लगती हैं, क्या इनके बीच कोई कनेक्शन है? चलिए आज के विश्लेषण में इसी की तह तक जाते हैं। ठीक है, तो इस पूरी कहानी की पहली कड़ी से शुरू करते हैं, वो ऐतिहासिक माफी जो दलित समुदाय से मांगी गई। देखिए, नेपाल का जो समाज है उसमें दलित आबादी करीब करीब 13 से 15% है। मतलब ये देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक समुदाय है। और इस समुदाय ने सदियों तक बहुत गहरे सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक भेदभाव का सामना किया है। चाहे वो मंदिरों में एंट्री पर रोक हो या छुआछूत की प्रथा, उन्हें पब्लिक स्पेसेस से दूर रखा गया, अच्छी पढ़ाई लिखाई से दूर रखा गया। नतीजा ये हुआ कि वो आर्थिक रूप से भी पिछड़ते चले गए। ये कहानी कुछ वैसी ही है जैसी हमने दक्षिण एशिया के दूसरे हिस्सों में भी देखी है। अब जरा सरकार के इन शब्दों पे गौर कीजिए। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ये पहली बार है कि नेपाल की किसी सरकार ने इतनी हिम्मत दिखाई है और कहा है, हाँ, हमसे ऐतिहासिक गलतियां हुई हैं और हम माफी मांगते हैं। ये सोशल जस्टिस को लेके एक बिल्कुल नई पॉलिटिकल लैंग्वेज की शुरुआत है। इसे ट्रांजिशनल जस्टिस कहते हैं। मतलब जब कोई देश अपनी मुश्किल अतीत का सामना करता है, अपनी गलतियों को मानता है ताकि वो एक बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ सके। नेपाल का ये कदम वाकई बहुत साहसी है। अच्छा, तो ये तो हुई अतीत की बात। अब देखते हैं कि भविष्य को संवारने के लिए क्या किया जा रहा है। और यहीं पर आती है दूसरी बड़ी कड़ी, एजुकेशन सिस्टम में एक जबरदस्त बदलाव। ये स्लाइड ना पूरी कहानी बयां कर देती है। एक तरफ है पुराना सिस्टम जहां पॉलिटिक्स हावी थी, जहां बच्चों पर एग्जाम का जबरदस्त प्रेशर था, सब कुछ रटने पर जोर था। और दूसरी तरफ है नया सिस्टम, एकदम उल्टा। राजनीति से मुक्त कैंपस, स्ट्रेस फ्री पढ़ाई और रटने की जगह क्रिएटिविटी पर फोकस। यहाँ तक कि स्कूलों के नाम भी बदले जा रहे हैं ताकि उनमें एक अपनी नेपाली पहचान हो। और खास तौर पर छोटे बच्चों के लिए तो ये रेवोल्यूशनरी है। सोचिए, 5वीं क्लास तक कोई एग्जाम ही नहीं। पूरा जोर इस बात पर है कि बच्चे खेल खेल में सीखें, बिना किसी टेंशन के। तो मतलब साफ है, ये सुधार सिर्फ किताबें बदलने के लिए नहीं है। इसका असली मकसद है राजनीति को शिक्षा से दूर करना, बच्चों का मानसिक बोझ कम करना और सबसे जरूरी, सामाजिक बराबरी लाना, ताकि दलित और दूसरे पिछड़े समुदायों के बच्चों को भी बराबर का मौका मिल सके। और अब आते हैं इस भूचाल के तीसरे और सबसे जोरदार झटके पर। एक ऐसा कदम जिसने पूरे देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया, पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की गिरफ्तारी। ये अचानक नहीं हुआ, इसकी पूरी एक कहानी है। 2025 में देश के युवाओं ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा। फिर पूरे देश में प्रोटेस्ट हुए, लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने जवाबदेही की मांग की। और इसी लहर पर सवार होकर आए एक नए नेता, बालेन शाह, और फिर उन्होंने वो कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को गिरफ्तार कर लिया गया। तो संदेश बिल्कुल साफ है। मैसेज ये है कि अब पावर में होने का मतलब ये नहीं कि आप कानून से ऊपर हैं, वो जमाना अब गया। तो अब इन तीनों कड़ियों को जोड़कर देखिए, एक ऐतिहासिक माफी, एजुकेशन में क्रांति और एक पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी। क्या ये सब अलग अलग घटनाएं हैं या फिर ये एक बड़े सिस्टम रीसेट का हिस्सा है? ये टेबल इस पूरी तस्वीर को बहुत अच्छे से समझाती है। दलित माफी के जरिए अतीत की गलतियों को स्वीकारा जा रहा है, एजुकेशन रिफॉर्म के जरिए देश का भविष्य बनाया जा रहा है, और पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी से वर्तमान की पॉलिटिकल कल्चर में जवाबदेही तय की जा रही है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों पर एक साथ काम हो रहा है। ये एक बहुत गहरी बात है।
सुधार की शुरुआत सत्य की स्वीकृति से होती है। इतिहास गवाह है, चाहे वो रंगभेद के बाद का साउथ अफ्रीका हो या नाजी जर्मनी के बाद का दौर। जब तक आप अपनी गलतियों को मानते नहीं, आप आगे नहीं बढ़ सकते। अब नेपाल में जो हो रहा है, उसकी गूंज सिर्फ नेपाल तक ही सीमित नहीं है। इसका असर उसके पड़ोसियों पर, खासकर बड़े और शक्तिशाली पड़ोसियों पर पड़ना लाजमी है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं कि एक असहज करने वाला सवाल खड़ा होता है। क्या भारत जैसा बड़ा देश भी कभी ऐसा नैतिक साहस दिखा सकता है? क्या यहाँ की सरकार भी कभी जाति के आधार पर हुए ऐतिहासिक अन्यायों के लिए औपचारिक तौर पर माफी मांग सकती है? और क्या यहाँ भी पॉलिटिकल क्लास को इसी तरह जवाबदेह ठहराया जा सकता है? तो कुल मिलाकर नेपाल ने एक बहुत ही साहसिक, एक नई शुरुआत की है। ये कदम उम्मीद जगाते हैं, लेकिन ये भी सच है कि ये तो बस शुरुआत है। असली चुनौती इन बदलावों को जमीन पर उतारने की है। ये देखना अभी बाकी है कि ये वाकई में एक नया नेपाल बनाएगा या फिर सिर्फ कुछ दिनों की हेडलाइन पॉलिटिक्स बनकर रह जाएगा। इसका जवाब तो वक्त ही देगा।